बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने अपना कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिफरेंट जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस किया था, उनकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी उसके ऊपर डिस्कशन की थी, और उनमें क्या एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का क्राइटेरिया होगा उसके वाले से बात होगी। आज उससे हम आगे अपनी बात चलाते हैं जो हमारी स्टार्ट हो रही है कैपिटल राशनिंग से। स्टूडेंट, ये एक ऐसी सूरत हाल है, कल आपने जब मुख्तलिफ टेक्निक्स को पढ़ रहे थे हम देख रहे थे वहाँ पे सिंपल हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना था और रिजेक्ट करना था, साथ में हमें किसी और पाबंदी का सामना नहीं था। लेकिन अब ये जो कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन है इसमें क्या है कि आपके ऊपर कंसंट्रेंट लगा दिया जाता है, आपके ऊपर पाबंदी प्लेस कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा अमाउंट के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये जो पाबंदी लगाई गई है तो स्टूडेंट देखा जाए तो इसके हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट तो ये है कि देखिए रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाजमन इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, लाजमन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इससे जो मैनेजर्स हैं उनकी जो एबिलिटी है टू डील विद कम्प्लेक्स सिचुएशन वो इन्हांस होती है, उनको रियल और प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करना आता है। क्योंकि बाहर रियल लाइफ में ये पाबंदियां जरूर होती हैं और इससे उनकी ये जब वो इस तरह की सिचुएशन से डील करेंगे तो उनकी ये एबिलिटी जो है वो इनहांस कर जाएगी। सेकेंडली स्टूडेंट, इसकी मदद से जो एनपीवी मेथड की सुपेरियरिटी है ओवर आईआरआर वो भी अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी मिलेगी। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने फर्म का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही पढ़ा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन ये जो कैपिटल राशनिंग की है टेक्निक ये कन्फ्लिक्ट करेगी इस गोल के साथ। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह से उससे कन्फ्लिक्ट करती है। ये तो स्टूडेंट कहती है ना कि मैक्सिमम जितनी भी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम हो सकती है वो करें, इसमें कोई नहीं ये कंस्ट्रेंट सामने आ रहा कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना और कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना, कोई पाबंदी नहीं है। बस जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो मैक्सिमाइज कर रहा है वेल्थ उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब हम दूसरे एंड पे देखते हैं तो नहीं, हमारे ऊपर पाबंदी आयद है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। गोल तो ये कह रहा है कि आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है शेयर होल्डर की वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन में। लेकिन हमें कैपिटल राशनिंग में पाबंदी है, हम उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जितनी प्रोजेक्ट ए में रिक्वायर्ड है, तो हम मजबूरन प्रोजेक्ट बी पे आएंगे। तो ये हमारा कन्फ्लिक्ट आ जाता है कैपिटल राशनिंग की वजह से विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म विच इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। फिर इसके बाद स्टूडेंट एक टर्म मैं यहां पे एक्सप्लेन करता जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कुछ होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं। उनमें से सारे प्रोजेक्ट ने नहीं एक्सेप्ट होना, किसी एक ने एक्सेप्ट होना है। मैं मसलन कहता हूं कि 4 तरह की प्रपोजल आपको मिली किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को परचेज करने के हवाले से। अब आपने चारों के ऊपर अपना जो है वो वर्किंग स्टार्ट की कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की मदद से। अब वो चारों एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, जो आपको बेहतर रिजल्ट देगा विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वो आप एक्सेप्ट करेंगे, दूसरों को आप रिजेक्ट करेंगे। तो अब ये एक ही प्रोजेक्ट ने एक्सेप्ट होना है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक सजेस्ट करती है एक्सेप्ट करने के लिए, उसको जब हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर फिर दोबारा हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द कैपिटल कंसंट्रेंट। तो हमें डेफिनेटली फिर किधर आना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बी में आना पड़ेगा।
तो इस तरह से हम अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को कैपिटल राशनिंग की वजह से लेकर चलते हैं। अब इसकी रैशनैलिटी क्या है इस कंसंट्रेंट की, तो स्टूडेंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसकी सबसे बड़ी रैशनैलिटी यह है कि रियल वर्ल्ड इतनी सिंपल नहीं है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल नहीं है विदाउट कैपिटल कंसंट्रेंट्स। कैपिटल कंसंट्रेंट्स डिफरेंट तरह की पाबंदियां आपके ऊपर आयद होती हैं जिनके साथ आपने चलना है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी एबिलिटीज इंप्रूव होगी, आपको रियल वर्ल्ड के साथ डील करना आएगा। मैनेजर्स की जो अपना जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो भी बेहतर तौर पे इन्हांस होगा। और तीसरी इसमें चीज होती है कि बाज़ का कुछ इनटेंजिबल चीजें होती हैं, उनको आप कंसीडर करते हैं। मतलब आप चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को अवॉइड करें, तो किसी तरह के भी, शायद आप नए जो कॉमन स्टॉक है वो इशू करना चाह रहे हो, या फिर बाज़ का इसके अपोजिट सिचुएशन हो सकती है कि आप जो है एक कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी रखने के लिए नए शेयर इशू ना करना चाह रहे हो। इस तरह की हमें डिफरेंट पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन को मद्देनजर रख के डिसीजंस लेना पड़ते हैं। तो इसकी रैशनैलिटी यही है कि इन तरह की प्रॉब्लम और पाबंदियों से हमें डील करना आ जाता है, रियल वर्ल्ड के इश्यूज को अंडरस्टैंड करना और रियल वर्ल्ड के इश्यूज के साथ डील करने की एबिलिटी मैनेजर्स के अंदर एनहांस करती है। स्टूडेंट्स, जब हम फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रैंक करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट रैंकिंग के वाले से बेहतर आ रहा है, उसको हम फिर सिलेक्ट करते हैं जो हाईएस्ट रैंकिंग के ऊपर होता है। तो लेकिन यहाँ पे फिर रैंकिंग में भी बाज़ का कन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं, उसको भी हम मद्देनजर फिर हमें रखना पड़ता है। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं एनपीवी के मेथड को जब भी हम इस तरह के सिलेक्शन में प्रोजेक्ट्स की जा रहे होते हैं, और जो शेयर होल्डर की वेल्थ में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन करता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब डील करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ पे तीन तरह की जो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिनमें हमारे पास सबसे पहली है साइज के रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरी टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम, और तीसरी हमारे पास अनइक्वल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सामना करना पड़ेगा हमें, और इनको हमने डील करना होता है साथ साथ। स्टूडेंट, साइज की जो प्रॉब्लम है उससे मुराद तो इन्वेस्टमेंट साइज है कि एक प्रोजेक्ट है वो आपके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट ले रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट है आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर आ रही है। तो इसको हालांकि ज़्यादा वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेनिफिट भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, अब डिज़ायर तो हम उसी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ही चीज़ है, उसको हम देख लेंगे और हमारे ऊपर ये सारा के सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हम बेस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, कैपिटल राशनिंग से। अगर किसी तरह की कैपिटल राशनिंग आपके ऊपर नहीं है, कैपिटल कंस्ट्रेंट आपके ऊपर नहीं है, तो यू हैव टू गो विद द हाई रैंक प्रोजेक्ट। लेकिन जब आपके ऊपर दूसरे एंड के ऊपर कभी किसी तरह की कोई पाबंदी आयद है, कैपिटल कंस्ट्रेंट है, तो फिर आप उस पाबंदी के मुताबिक रहते हुए अगर आप मैक्सिमम रैंकिंग वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आपको फिर दूसरे सेकंड ऑप्शन के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो साइज प्रॉब्लम तो स्टूडेंट इस चीज के ऊपर ही आपका सॉल्व हो जाता है, क्या आपके ऊपर कोई कैपिटल कंस्ट्रेंट है या नहीं है। इसका आंसर आपको इसी से ही मिल जाएगा कि आप किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और किस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो है टाइम के हवाले से, टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, ये जो दूसरा हमारे पास टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसकी बेसिकली वजह क्या है कि हमारे पास जो री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है उसकी वजह से आता है। आपकी जो एनपीवी है उसमें री इन्वेस्टमेंट की अजम्पशन है कि जो कैश फ्लोज हमें मिलेंगे वो हम दोबारा उसी प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट होंगे, लेकिन किस रेट के ऊपर, एनपीवी कहती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर उन्हें री इन्वेस्ट किया जाएगा, जबकि आईआरआर में अजम्पशन है कि वो इन्वेस्ट किए जाते हैं आपके आईआरआर रेट के ऊपर इन्वेस्ट किए जाते हैं।
तो जब फिर आपके ऊपर टाइम की भी इस तरह की पाबंदी आ जाए तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या पता है IRR के ऊपर डिपेंड करें, तो ये अगर मैं आपको ये शो करवा सकूं तो ये देखें प्रोजेक्ट ए में, ऊपर वाले प्रोजेक्ट में आपको आपके जो कैश फ्लो है वो बाद में हायर कैश फ्लोज हो रहे हैं, जबकि IRR की सूरत में आपको जल्दी कैश रिकवरी हो रही है। तो आप IRR के रिजल्ट को जो है वो प्रेफर करेंगे कि इसमें रिकवरी भी जल्दी है। लेकिन जब इसकी री इन्वेस्टमेंट के जम्पशन के ऊपर जाते हैं तो वो री इन्वेस्टमेंट के जम्पशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, कंजर्वेटिव है आपकी NPV मेथड की। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, NPV के ही मेथड को दोबारा से उसके यूज़ करते हुए वो जो डिसीजन देगा उसी के डिसीजन के ऊपर हम फिर रिलाई करेंगे। हमारे लिए वही डिसीजन एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसकी जो री इन्वेस्टमेंट की अजम्पशन है वो ज़्यादा अच्छी अजम्पशन है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा कंजर्वेटिव अजम्पशन है। इस वजह से हम फिर NPV के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा स्टूडेंट जो प्रॉब्लम हमारे पास आता है वो अनइक्वल लाइफ्स को डील करने के हवाले से आता है। इसके लिए स्टूडेंट मैं अगर आपको स्क्रीन पे ये दिखा पाऊँ तो ये देखिएगा, ये दो प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट ए है उसमें आपकी NPV जो है वो और IP जो है वो भी कैलकुलेट की गई हैं। तो इसके मुताबिक जो है वो आपको प्रोजेक्ट जो B है NPV और IPI के मुताबिक एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इसकी अब लाइफ देखें तो ज़्यादा है, जबकि प्रोजेक्ट B की जो लाइफ है वो कम है। ये अनइक्वल लाइफ का प्रॉब्लम होता है। तो स्टूडेंट अब इस अनइक्वल लाइफ के प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके लिए सिंपल सा तरीकाकार है कि हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगी। वो कैलकुलेशन क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी की कैलकुलेशन हम करेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। तो स्टूडेंट मेरा मकसद यहाँ तक आपको सिर्फ ये बताना था कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मैंने भी बताया कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे किस तरह से, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी की अमाउंट को कैलकुलेट करके। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी ये अभी मेरी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, ये चीज़ हम न्यूमेरिकल के अंदर अपनी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तीन तरह की कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर प्रॉब्लम है जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सी तीन तरह की रैंकिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है और उनको किस तरह से हम डील कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ तक अब क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर के हमने चीज़ें मैक्सिमम डिस्कस करनी थी थ्योरेटिकली वो हमने अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर ली हैं। इनको अब आप लोग एक दफ़ा इनकी कैलकुलेशंस को, इनकी इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करें तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ हम जा पाएंगे, नहीं तो फिर हमारे लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक अगर टेक्निक एक दफ़ा कैलकुलेशन आपने समझ ली तो फिर उस टेक्निक की कैलकुलेशन बेचा जितनी दफ़ा भी आपसे रिपीट करवाई जाए तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस ही होनी है। अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम्स में एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि देखिएगा ये प्रॉब्लम 1 है, यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमिन IRR ऑन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ये 4 दफ़ा आपको वही प्रैक्टिस करवाई जा रही। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में भी आपकी डिटरमिन द IRR, तो फिर उसके बाद NPV वगैरह के ऊपर बात हो रही है। तो ये एक जो है कि आपको इसकी इक्वेशंस को समझना है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होनी है। बुक को रीड आउट करें, देखें, बुक से अंडरस्टैंड करें। दूसरा इनका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि किस टेक्निक में किस चीज़ को बेस बना के हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप नहीं तो फिर आप मुश्किल में थ्रू आउट द प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इस प्रोजेक्ट को क्यों हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें अभी से इसी वक्त क्लियर हो जाएंगी तो फिर
आपका इस चीज़ से हट के फोकस कैलकुलेशंस पे आ जाएगा और कैलकुलेशन के ऊपर आप मैक्सिमम फोकस कर पाएंगे, और यही इस चैप्टर के अंदर बात है सारी की सारी इन्वॉल्व है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को आज नेक्स्ट वीक की क्लास से पहले पहले देख लेंगे और इसके मुताबिक फिर हम अपनी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं जी आज के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।